हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कश्यप स्वागत करता हूं आप सभी का बूस्टर क्लासेस में। आज हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके यूपीपीएससी, आरओएआरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पहले भी कई बार रिपीट किए जा चुके हैं और आगे भी इन प्रश्नों के दोहराए जाने की काफ़ी अधिक संभावना है। इन प्रश्नों से आपको अपने आगामी एग्ज़ाम्स की तैयारी में निश्चित रूप से काफ़ी सहायता मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है ए 2800 से 2000 ईसा पूर्व, बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 से 1800 ईसा पूर्व या डी निश्चित नहीं हो सका। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। कार्बन डेटिंग के आधार पर यही काल हड़प्पा सभ्यता के लिए सबसे अधिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह सभ्यता सिंधु और घग्गर हकड़ा यानी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसीलिए वर्तमान समय में इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के बारे में कुछ अन्य खास बातें इस प्रकार हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता के दो महान शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी आदि शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस युग की थी? कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग या डी लौह युग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यहाँ तांबे और टिन के मिश्रण से बनी कांस्य की कई वस्तुएं मिली हैं। कांस्य युग में कांस्य की धातु का व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। इसका इस्तेमाल हथियार, औजार, आभूषण और दूसरी चीज़ें बनाने में किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से कई कांस्य और तांबे के औजार और कलाकृतियां मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात पक्की ईंटों से बने सुनियोजित शहर थे। इन शहरों में अच्छी सड़कें और जल निकासी की व्यवस्था भी थी। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता आधुनिक पूर्वोत्तर अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर.डी. बनर्जी, सी ए कनिंघम और डी दयाराम साहनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता को खोजने का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने 1921 में सिंध प्रांत के हड़प्पा में खुदाई की। हड़प्पा की खोज के बाद ही सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ अन्य जानकारी इस प्रकार है। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे बसा है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो, रोपड़ और आलमगीरपुर जैसे शहरों में भी मिलते हैं। हड़प्पा टीलों का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में सर्वेयर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। कनिंघम ने साल 1875 में अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया था। उन्होंने पहली बार एक हड़प्पा स्टाम्प सील की व्याख्या भी की थी। अमलानंद घोष पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानता की पहचान की थी। पूर्व हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा संस्कृति के बसने से पहले की जो सभ्यता थी, और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी और अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, उस समय
उन दोनों संस्कृतियों के बीच जो समानता थी उसकी पहचान अमलानंद घोष ने की थी। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। आज का अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में या डी कालीबंगा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो में मिला था। यह स्नानागार मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में एक कृत्रिम टीले पर बना था। इसे 3000 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसे महान स्नानागार या ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। इस स्नानागार के बारे में कुछ अन्य जानकारी इस प्रकार है। इसकी लंबाई 55 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। इसके बीच में बना कुंड 11.8 मीटर लंबा, 7.04 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। यह विश्व के सबसे प्राचीन स्नानागारों में से एक है। इस स्नानागार में जल कहाँ से आया, यह अभी भी विद्वानों के बीच चर्चा का विषय है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टीन एवं सीसा या डी लोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी लोहा। हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस दौरान तांबे और कांसे से जुड़े कई धातुकर्म विकसित हुए, लेकिन लोहे के नहीं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसी धातुओं के बारे में जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता में सोने और चांदी की वस्तुएं भी मिली हैं। सोने की वस्तुओं में मोती, बाजूबंद, सुइयां और अन्य आभूषण शामिल हैं। चांदी का इस्तेमाल सोने की तुलना में ज़्यादा आम था। बड़ी संख्या में चांदी के आभूषणों और पात्रों की खोज की गई है। भारत में लौह युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। आज का अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने थे। ए बांस के, बी ईंटों के, सी लकड़ी के या डी पत्थर के। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता के मकान ईंटों के बने थे, यानी ऑप्शन बी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। इन ईंटों को मिट्टी, बालू और गोबर के मिश्रण से बनाया जाता था और सूखने के लिए धूप में रखा जाता था। इन ईंटों का आकार लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की दीवारें और फर्श पक्की ईंटों की बनी होती थी। छत लकड़ी की बनी होती थी और उस पर मिट्टी या घास की छत होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी और आग दोनों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर 1 या 2 कमरे होते थे। कुछ घरों में एक आंगन भी होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी थे। आज का अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम अपने सुपरफास्ट रिवीजन क्लास, जिसे हम अंतिम प्रहार आरो अंतिम प्रहार के नाम से जानते हैं, के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। यह बैच 16 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। जिन भी विद्यार्थियों की तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है और अंत समय में वो परेशान हो रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार तैयारी करें, वे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जिनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। उनमें से कुछ जॉब करते हैं, उनमें से कुछ के ऊपर कुछ और जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से वे अपनी तैयारियां पूरी नहीं कर पाए और वो अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है। ऐसे विद्यार्थी हमारे स्पेशल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बहुत ही कम समय में एग्ज़ाम रेडी कर देते हैं और आप बेहतर से बेहतरीन करके आएंगे अपने एग्ज़ाम्स में, ये हम वादा करते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए जो हम आपकी तैयारी करवाते हैं, उसके लिए हमारा जो स्टडी प्लान है वो कुछ इस तरीके का है, जिसमें हम आपको सबसे पहले जनरल स्टडीज़ पूरी रिवीजन करवाते हैं और साथ में करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। इसके बाद आपको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चंस देते हैं, जिससे आपका सारा कोर्स रिवाइज हो जाए या रिकॉल हो जाए। इसके बाद हिंदी लैंग्वेज को आपको हम अच्छे से तैयार करवाते हैं। फिर मैथ्स, रीजनिंग
इसके अलावा डेली MCQ देते हैं, डेली होमवर्क देते हैं जिसे आपको करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर हमने कुछ टेस्ट बनाए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आधार पर कुछ टेस्ट बनाए हैं जिन्हें आपको देना होगा। और इस 10 मॉडल्स के आधार पर, इस 10 पॉइंट्स के आधार पर आपकी जो तैयारी करवाई जाएगी, उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करके आएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े किस स्थान पर बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए कालीबंगा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी रोपड़। प्रश्न का सही उत्तर है सी लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े बंदरगाह के अवशेष गुजरात के लोथल में मिले हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। यह दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा है। यह ईसा से लगभग 2400 साल पुराना है। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में हुई थी और उसकी खुदाई 1955 से 56 के बीच हुई थी। लोथल में गोदी यानी डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं। लोथल में मनके बनाने की तकनीक और उपकरण विकसित हो चुके थे। लोथल से पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक मोती, जवाहरात और कीमती गहने भेजे जाते थे। लोथल को यूनेस्को ने विश्व विरासत केंद्र घोषित किया है। वर्तमान भारत सरकार ने इसे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। ये आपका करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत अधिक संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान भारत सरकार ने किस साइट को नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। तो इसका उत्तर होगा लोथल। आपका अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 4, सी 3 या डी 5। प्रश्न का सही उत्तर है बी 4। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को सामूहिक रूप से चतुर्वेद कहा जाता है। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वेदों को कोर मंत्रों से बनाया गया है। वेदों को भारत का सबसे पुराना धर्मग्रंथ माना जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है कि वेदों को 1500 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे अंत का या सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 और श्लोकों की संख्या 10,462 है। वेदों के श्लोकों को ऋचाएँ कहा जाता है। वेदों को 4 प्रभागों में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए मुंडक उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी ईश उपनिषद या डी बृहदारण्यक उपनिषद। प्रश्न का सही उत्तर है ए मुंडक उपनिषद। भारत के राज चिन्ह में अंकित शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। यह मुंडका उपनिषद के 3 अध्याय के प्रथम खंड के 6ठे श्लोक से लिया गया है। मुंडका उपनिषद पवित्र हिंदू वेदों का अंतिम भाग है। हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों में मुंडका उपनिषद को 5वां स्थान प्राप्त है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त या डी सेल्यूकस। प्रश्न का सही उत्तर है ए मनु। पुरातन काल में आचार्य मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। वहीं मौर्य काल में आचार्य चाणक्य को विधि निर्माता माना जाता है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चाणक्य ने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था जो राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि विषयों पर आधारित है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री भीमराव अम्बेडकर थे। भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। इस आयोग के अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे।
भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं। वे भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं और मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। आज का अगला प्रश्न है, इस प्रकार ये 10 प्रश्न थे आपके एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित, जो आपके आगामी यूपीपीएससी, आरओ और पीसीएस के एग्ज़ाम्स में और अन्य वे सभी एग्ज़ाम्स जिनमें एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाती है में आपके लिए काफ़ी अधिक सहयोगी सिद्ध होंगे। यदि आपको हमारा यह सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।